नमस्कार साथियों, एनालाइजर ऐप में आपका स्वागत है। तो ज्योग्राफी के एमसीक्यूज में हम आगे बढ़ रहे हैं और पिछले 2 दिनों से हमने 2 वीडियो आपके लिए लेकर आए हैं। इसी क्रम में बढ़ते हुए आज हमारा इंडियन ज्योग्राफी का तीसरा वीडियो है जो कि एमसीक्यू पर बेस्ड है, जिसमें हम आज का जो टॉपिक रहेगा वो सामान्य परिचय 3 है। मतलब सामान्य परिचय का ये तीसरा वीडियो है और ज्योग्राफी का भी तीसरा वीडियो है। आमतौर पर सामान्य परिचय में हमने पिछले 2 वीडियो कर चुके हैं और ये तीसरा वीडियो उसी के अंतर्गत है, जिसमें कुछ प्रश्न जो है वो भौतिक विभाजन से भी संबंधित इसमें शामिल किए गए हैं। तो आइए शुरू करते हैं हमारा आज का ये वीडियो लेक्चर, जिसमें पहला प्रश्न होगा, मैकमोहन रेखा सीमा रेखा बनाती है, यानी कि सीमा रेखा जो है मैकमोहन रेखा नाम से है, वह कहां पे बनती है। तो ऑप्शंस है भारत एवं चीन के बीच, ऑप्शन बी है भारत एवं पाकिस्तान के बीच, ऑप्शन सी भारत एवं म्यांमार के बीच और ऑप्शन डी भारत एवं नेपाल के बीच। तो बहुतों को इसका उत्तर मालूम होगा क्योंकि कॉमन सा क्वेश्चन है ये। तो इसका सही उत्तर है भारत एवं चीन के बीच। अगर हम मैकमोहन रेखा की बात करें तो अगर आप भारत के ये नक्शा आपको दिख रहा होगा तो इस नक्शे में आपको नजर आ रहा होगा यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश, और इस अरुणाचल प्रदेश के ऊपर का जो हिस्सा है वो कहलाता है चीन। ये पूरा का पूरा हिस्सा किसका है? चीन के अंतर्गत आता है। और यहाँ पर आपको दिख रहा होगा सिक्किम। तो भारत के 2 राज्य है, एक है सिक्किम, दूसरा है अरुणाचल प्रदेश, जो दोनों चीन के साथ सीमा रेखा बनाते हैं। उन सीमा रेखाओं को नाम दिया गया है मैकमोहन रेखा। तो भारत और चीन के बीच सीमा रेखा बनती है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि भारत के कौन से राज्य और चीन के बीच बनती है, तो सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश के बीच बनती है मैकमोहन रेखा। और इस रेखा का निर्धारण 1914 में हेनरी मैकमोहन के द्वारा किया गया था। तो इसका डिस्क्रिप्शन भी आपको मिल जाएगा, अच्छे से इसको देख लीजिएगा। सही उत्तर होगा भारत एवं चीन के मध्य। दूसरा प्रश्न है, भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किस राज्य के या किसके 3 तरफ अंतरराष्ट्रीय सीमाएं हैं। यहां पर आपको 4 ऑप्शन दिख रहे हैं। इन 4 ऑप्शंस में से एक राज्य आपको ऐसे चुनना है जिसके 3 तरफ अंतरराष्ट्रीय सीमाएं हैं, यानी कि 3 तरफ जो है वो किसी अन्य देशों से क्या है, जुड़ा हुआ है या उससे घिरा हुआ है। सही उत्तर होगा त्रिपुरा। और त्रिपुरा कैसे होगा, आइए देखते हैं इसका मैप में। तो त्रिपुरा आपको यहाँ पे नजर आ रहा होगा, यह त्रिपुरा है। त्रिपुरा उत्तर की ओर घिरा हुआ है बांग्लादेश से, पश्चिम की ओर घिरा हुआ है बांग्लादेश से, और दक्षिण की ओर भी घिरा हुआ है किससे? बांग्लादेश से। वास्तव में ये जो बांग्लादेश की सीमा है आपको यहाँ पे नजर आ रही होगी, यहां से लेकर यहां तक ये पूरा बांग्लादेश की सीमा है। तो ये ध्यान दीजिएगा आप, ये पूरा कंप्लीट आपका बांग्लादेश की सीमा है। सॉरी, यहां से यहां तक ये बांग्लादेश की सीमा से उत्तर, पश्चिम और दक्षिण की ओर घिरा हुआ राज्य है त्रिपुरा। तो भारत का एकमात्र राज्य ऐसा है जो 3 और अंतरराष्ट्रीय सीमाओं से घिरा हुआ राज्य है। तो इसका उत्तर होगा त्रिपुरा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं और तीसरा प्रश्न है, भारत से उपबंध पूरा चुंबकीय परिणामों से संकेत मिलते हैं कि भूतकाल में भारतीय स्थलपिंड सरका है। आपका ऑप्शंस है उत्तर को, दक्षिण को, पूर्व को, पश्चिम को। तो देखिए सामान्यतः क्वेश्चन क्या कह रहा है आप इसको समझिएगा कि भारत से जो उपबंध पूरा चुंबकीय परिणाम है उससे क्या संकेत मिलते हैं कि भारत का जो भूभाग है वो किस ओर सरका है। देखिए इस प्रश्न को समझने से पहले एक थ्योरी आप याद रखिएगा जिसे कहा जाता है महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत। महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत, इस थ्योरी को याद रखिएगा। इस थ्योरी को दिया था किसने? जर्मन वैज्ञानिक वेगनर ने दिया था। और वेगनर ने बताया था कि प्रारंभ में जब पृथ्वी या धरातल का निर्माण हुआ तब जितने भी महाद्वीप है वो एक बड़े से भूखंड के रूप में थे, बड़े से भूभाग के रूप में एक दूसरे से जुड़े हुए थे। वर्तमान में हम 7 महाद्वीपों को पढ़ते हैं और इन 7 महाद्वीपों के नाम भी आपको पता होंगे, जिसमें से एशिया एक महाद्वीप है। तो एशिया हो गया, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, ये सारे के सारे महाद्वीप क्या हुए? एक में जुड़े हुए थे, जिन्हें कहा जाता था पेंजिया। तो इसको ध्यान रखिएगा अच्छे से। और इस महाद्वीप के चारों ओर जो थे वो महासागरों के जल भरे हुए थे और इस महासागर को कहा जाता था पेंथलासा। यह सिद्धांत दिया था किसने? वेगनर ने। कुछ ऐसी घटना घटित हुई जिसके वजह से पेंथलासा का जो पानी है वो किसके अंदर घुसा? पेंजिया के अंदर। और ये जो महाद्वीप, जो एक पूरा भूभाग है, वो अब 2 भागों में बढ़ गया। ऊपर वाला कहलाया यूरेशिया या इसी को लॉरेंशिया भी कहते हैं, और नीचे वाला जो भूभाग है वो कहलाया गोंडवाना। वास्तव में जो यूरेशिया वाला भाग है वो यूरोप प्लस उत्तरी एशिया,
इनसे मिलकर बना था। और जो गोंडवाना वाला भाग है उसके अंतर्गत हमारा भारत का जो प्रायद्वीपीय भूभाग है वो शामिल था, साथ साथ ऑस्ट्रेलिया शामिल था, अफ्रीका शामिल था, अंटार्कटिका शामिल था और उसके अलावा दक्षिणी अमेरिका शामिल थे। तो ये जितने भी दक्षिण वाले हिस्से हैं वो सारे के सारे गोंडवाना लैंड भूमि की भाग थे। ठीक है, तो गोंडवाना के अंतर्गत भी आता था हमारा भारत का प्रायद्वीपीय हिस्सा। अगर आप सामान्यतः इस मैप में देखने की कोशिश करें यहाँ पे, तो भारत का ये जो वाला हिस्सा है, जो प्रायद्वीपीय हिस्सा है ये कंप्लीट, ये आपका भाग था किसका, गोंडवाना लैंड का। तो कुछ घटना ऐसी हुई कि इस गोंडवाना लैंड से ये वाला भाग अलग होकर कहाँ आया, उत्तर की ओर आया और इस भाग से यानी कि यूरेशिया के इस भाग से आकर जुड़ गया। तब जाकर कंप्लीट भारतीय उपमहाद्वीप का क्या हुआ, निर्माण हुआ। तो प्रश्न ये पूछा गया है कि किस तरफ खिसका, तो ये उत्तर की ओर खिसका, क्योंकि ये तो अलग था पहले। अगर आप देखेंगे तो भारत का इमेज कुछ इस तरीके से है, तो ये भाग ऐसे थे, और अगर प्रायद्वीपीय के हिस्से में देखोगे तो ये भाग ऐसे थे, जो आगे जाकर ऊपर की ओर खिसका और ये जुड़ गया आपस में। तब जाकर भारतीय भूभाग का क्या हुआ, निर्माण हुआ। तो सही उत्तर इसका हो जाएगा उत्तर को। तो ध्यान रखिएगा, डिस्क्रिप्शन आप पढ़ लीजिएगा कि यह घटना कब की है। ये घटना जो है मध्यवर्ती मध्यजीवी कल्प की है। कल्प यानी कि एक तरह से कह सकते हो प्राचीन समय की गणना, या फिर ये कह लीजिए कि पृथ्वी के जीवन काल का निर्धारण करने के लिए हम कल्प का उपयोग करते हैं, जो कि काफी लंबे समय तक के लिए गणना की जाती है। और इस कल्प के अनुसार जो मध्यवर्ती मध्यजीवी कल्प है, जिसे हम जुरैसिक युग भी कहते हैं, उसके अंतर्गत जो है यह घटना घटित हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चौथा प्रश्न, उत्तराखंड के किस भाग में पाताल तोड़ कुआं पाए जाते हैं? तो ऑप्शन इस प्रकार है, भाबर में, तराई में, शिवालिक पहाड़ियों में, उपर्युक्त में से कोई नहीं। सामान्यतः भाबर और तराई जो है वो उत्तर भारत के विशाल मैदानों का एक हिस्सा है, जबकि शिवालिक पहाड़ियां जो है वो हिमालय का सबसे दक्षिणी पहाड़ी और सबसे खंडित भाग माना जाता है। इसका जो सही उत्तर होगा कि जो पाताल तोड़ कुआं है वो पाए जाते हैं कहाँ, तराई प्रदेश में पाए जाते हैं, यानी कि आपके उत्तर भारत के मैदानी हिस्से में पाए जाते हैं। अब देखिए तराई प्रदेश होता क्या है कि जब हिमालय से निकलने वाली जो नदियां हैं वो शिवालिक हिमालय से होकर गुजरती है। मान के चलिए ये क्या है, हिमालय, और यहाँ से नदियां जो है वो तीव्र वेग से आती है। तो जब नदियां तीव्र वेग से आती है तो वो जैसे ही कहाँ पहुंचती है, तराई प्रदेश में। ये वाला क्षेत्र क्या है, तराई, जो कि मैदानी क्षेत्र है और थोड़ा सा ऊंचा भाग है, क्योंकि ये शिवालिक से लगे हुए भाग है। तो जैसे ही नदियां कहाँ पहुंचती है, तराई क्षेत्र में पहुंचती है। ये नदियां चूंकि काफी ऊंचाई से नीचे की ओर आ रही है और साथ साथ काफी जल भर कर लेके आ रही है, तो जलमग्न होने के साथ, ऊंचाई से आने के साथ तीव्रगामी होती है, यानी तीव्र गति से नीचे आती है। और जैसे ही नीचे आती है ये नदियां क्या हो जाती है, विलीन हो जाती है, और विलीन होने के साथ साथ जो है आगे बढ़ती है। तो यह प्रदेश कहलाता है आपका भाबर प्रदेश। सॉरी, यहां मैंने तराई कह दिया था, ये एक्चुअल में कहलाता है आपका भाबर प्रदेश कहलाता है, जहां नदियां क्या हो जाती है, विलीन। क्योंकि भाबर प्रदेश जो है वो अन्य मैदानों की तुलना में अपेक्षाकृत ऊंचा भाग है, क्योंकि वो लगा हुआ है किससे, शिवालिक से। तो नदियां जो है शिवालिक से आई, तीव्र गति से भाबर प्रदेश में पहुंची और यहाँ पे बड़े बड़े खड्ड का निर्माण की और जमीन के नीचे नीचे होकर बहना शुरू हो गई, यानी कि नदियां यहाँ पे क्या हो गई, विलीन हो गई। जैसे ही हम आगे आएंगे तो यहाँ पर थोड़ा सा मैदानी हिस्से में जैसे ही विस्तार होता है तो मैदानी हिस्सा और नीचे आ जाता है और यह क्षेत्र कहलाता है तराई प्रदेश। तो ये नदियां अब तराई प्रदेश में क्या होती है, पुनः सतह पर प्रकट होती है और सतह पर प्रकट होने के पश्चात चारों दिशाओं में फैल जाती है। जमीन के नीचे भी पानी रहता है और सतह के ऊपर भी पानी रहता है। यहाँ हम बात कर रहे हैं पाताल तोड़ कुआं की। उसके लिए ये कॉन्सेप्ट आपको समझना होगा कि तराई प्रदेश में नदियां चारों दिशाओं में फैल गई और चारों दिशाओं में फैलने के कारण सभी दिशाओं में क्या हो गई, पानी फैल गया और वहां पे दलदली क्षेत्र का क्या हुआ, निर्माण हुआ। क्योंकि दलदली क्षेत्र में पानी जो है सोख लिया जाता है और वो दलदली होती है, तो उन क्षेत्रों में एक प्रकार का ये प्राकृतिक जल स्रोत का क्या हो जाता है, निर्माण हो जाता है। वास्तव में जो पाताल तोड़ कुआं होता है वो उत्तराखंड के ऐसे तराई क्षेत्रों में पाए जाते हैं जहां पर अगर आप कुएं के लिए क्या करोगे, गड्ढे करोगे, तो उस गड्ढे में से क्या होता है, पानी निकलना शुरू हो जाता है। मतलब थोड़े से ही गड्ढे करने के बाद आपको वहां पे जल स्रोत क्या हो जाते हैं, मिलने शुरू हो जाते हैं। वही कहलाता है आपका पाताल तोड़ कुआं। तो सीधा सीधा एक ही उत्तर होगा इसका, वो है तराई। प्रश्न पूछा है कि उत्तराखंड के किस भाग में पाए जाते हैं, और तराई जो है वो उत्तर भारत के विशाल मैदान का दूसरा उपविभाग है जो भाबर के बाद आता है। तीसरा होता है आपका बांगर प्रदेश और चौथा होता है खादर प्रदेश। तो जब आप ज्योग्राफी के लिए वीडियो देखना शुरू करेंगे तो एनालाइजर ऐप से आपको पूरा कंप्लीट इसकी जानकारी मिल जाएगी। एमसीक्यू करने से पहले मैं कहता हूं आप एक बार थ्योरी अच्छे से पढ़ लीजिए ताकि आपको समझ में आ जाए। ये उसका डिस्क्रिप्शन है जिसे पढ़ लीजिएगा। अगला प्रश्न है, यदि हिमालय
पर्वत श्रेणियां नहीं होती तो भारत पर सर्वाधिक संभाव्य भौगोलिक प्रभाव क्या होता? ऑप्शन है इस प्रकार से। देखिए 3-4 ऑप्शन यहाँ पे 3-4 कूट दिए हुए हैं और आपको बताना है इसका सही उत्तर क्या है। सबसे पहला कहा गया है देश के अधिकांश भाग में साइबेरिया से आने वाली शीतलहरों का अनुभव होता। पूछा यह गया है कि यदि भारत के उत्तरी भाग पे हिमालय पर्वत का विस्तार नहीं होता तो देश की स्थिति क्या होती। तो यहाँ पर बोला गया है कि देश के अधिकांश भाग में साइबेरिया से आने वाली शीतलहरों का अनुभव होता है। साइबेरिया जो है उत्तरी रूस का एक हिस्सा है जो कि काफी ठंडा प्रदेश माना जाता है और वहां से आने वाली हवाओं को हिमालय पर्वत क्या करता है, रोकता है। अगर हिमालय पर्वत नहीं होते तो साइबेरिया से आने वाली जो ठंडी हवाएं हैं, जहां पे आज उत्तर भारत का विशाल मैदान है, वहां पर बर्फ का मैदान बना हुआ होता। तो यह कथन बिल्कुल सत्य है कि भाई साइबेरिया से आने वाली शीतलहरों को हिमालय रोकता है। अगर हिमालय नहीं रोकता तो उसका अनुभव हमें बिल्कुल होता। दूसरा कहा गया है सिंधु गंगा इतनी सुविस्तृत जलोढ़ मृदा से वंचित होती। तो बिल्कुल सही बात है, जब हिमालय ही नहीं होता तो हिमालय से निकलने वाली नदियां भी नहीं होती और ना हिमालय से निकलने वाली नदियां नहीं होती तो प्रतिवर्ष जो है जलोढ़ मृदा वहां पर पाया भी नहीं जाता। तो दूसरा कथन भी सत्य है। तीसरा कहा गया है मानसून का प्रतिरूप वर्तमान प्रतिरूप से बना होता। तो मानसून का जो प्रतिरूप है वो वर्तमान प्रतिरूप से नहीं बना होता। यहाँ पर आपको ऑप्शन दिख रहे हैं 4, ठीक है, तो उसमें से आपको सही उत्तर लगाना है। तो वर्तमान प्रतिरूप से बना होता दिया है जबकि नहीं बना होता। कारण यह है कि हिमालय जो है दक्षिण पश्चिमी मानसूनी हवाओं से ही क्या प्राप्त करता है, वर्षा प्राप्त करता है। साथ साथ दक्षिण पश्चिम मानसूनी हवाओं को हिमालय रोकता है और रोक कर वापस भारत में भेजता है, जिससे कि लौटते हुए मानसून से क्या होती है, वर्षा होती है। तो भारत का वर्तमान मानसूनी प्रतिरूप इस तरीके से नहीं होता अगर हिमालय नहीं होता तो आपका जो सही उत्तर होगा 1 और 2 होगा। देखते हैं क्या है सही उत्तर, 1 और 2। डिस्क्रिप्शन इसको पढ़ लीजिएगा अच्छे से आप लोग। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। छठवां प्रश्न है भारत में भू आकारों की रचना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर मनन कीजिए। देखिए यहाँ पर फिर से कथन आ गए हैं और इन कथनों को आपको ध्यान से पढ़ना है। पहला कथन है संरचनात्मक दृष्टि से मेघालय पठार दक्कन पठार का ही विस्तारित भाग है। दक्कन का पठार जो है वो प्रायद्वीपीय पठार के अंतर्गत आता है और दक्कन पठार की स्थलाकृति या भौतिक स्थलाकृति को अगर आप देखोगे तो वो मेघालय के पठार से मिलती है, या ये कह लीजिए कि जो प्रायद्वीपीय पठार है उसकी जो स्थलाकृति है वो मेघालय के पठार से मिलती है। तो पहला कथन जो है वो बिल्कुल सही कथन है कि संरचनात्मक दृष्टि से मेघालय पठार दक्कन पठार का ही विस्तारित भाग है। दूसरा कहा गया है कश्मीर घाटी की रचना एक संभिनति में हुई है। संभिनति कहने का मतलब है टकराव। जब आपस में दो प्लेटें टकराती है तो फिर एक उभारदार पर्वत का क्या होता है, निर्माण होता है, या उच्च भूमि ऊपर की ओर बढ़ती जाती है। तो यहाँ पर हिमालय के जहाँ पर स्थान है, जहाँ पर हिमालय का उदय हुआ है या निर्माण हुआ है, उस स्थान पर बहुत सारे ऊंचे ऊंचे घाटियां और पर्वत पाए जाते हैं, जिनमें से एक है कश्मीर घाटी। तो कश्मीर घाटी जो निर्मित हुआ है उसका एक प्रमुख कारण है कि हिमालय के नीचे की जो प्रमुख प्लेटें हैं उनका आपस में टकराव। तो यही चीज पूछा गया है कि कश्मीर घाटी की रचना एक संभिनति में हुई है। तो दूसरा कथन भी सत्य है। तीसरा कथन कहा गया है गंगा मैदान की रचना अग्रगर्त में हुई है। वास्तव में जब हिमालय का निर्माण हो रहा था तो हिमालय का विस्तार दक्षिण की ओर आ रहा था, लेकिन दक्षिण में स्थित प्रायद्वीपीय पठार जो कि काफी कठोर और उच्च भूमि है, ठोस भूमि है, इस ठोस भूमि ने हिमालय के दक्षिणी विस्तार को रोका, जिस वजह से हिमालय का जो उत्तरी हिस्सा है, जो उच्च वलनीय क्षेत्र है, यानी कि जो घुमावदार क्षेत्र है, वो टूटकर अग्रगर्त का निर्माण किया है। तो जो गंगा का मैदान है वो हिमालय का अग्रगर्त है। अग्रगर्त मतलब आगे की ओर बना हुआ गहरा खड्ड। क्योंकि अग्रगर्त में बहुत सारे अवसाद नदियों के द्वारा लाकर जमा किए गए हैं, जिससे कि वो एक समतल मैदान का निर्माण हो चुकी है, इसलिए वह एक क्या कहलाती है, भूसन्नति कहलाती है। तो तीसरा जो कथन है वो भी सही है, गंगा मैदान की रचना अग्रगर्त में हुई है। किसके अग्रगर्त में, तो हिमालय के अग्रगर्त में। चौथा है हिमालय की उत्पत्ति भारतीय प्लेट, यूरोपीय प्लेट तथा चीनी प्लेट के त्रिकोणीय अभिसरण के फलस्वरूप हुई है। तो हमने हिमालय की उत्पत्ति का सिद्धांत हमने पढ़ा हुआ है, तो हमें पता है कि भाई यूरेशियन प्लेट और भारतीय प्लेट के आपस में टकराने से ही क्या हुआ, हिमालय का निर्माण हुआ है। प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत के अंतर्गत कहीं भी हमें चीनी प्लेट का उल्लेख नहीं मिलता। तो जो चौथा ऑप्शन है या चौथा कथन है वो निश्चित रूप से क्या होगा, सही नहीं होगा। सही उत्तर है इसका 1, 2 तथा 3। ये इतना लंबा चौड़ा डिस्क्रिप्शन है जिसे आप बिल्कुल PDF में अच्छे से पढ़िएगा, क्योंकि मैंने इसे बोलकर समझाने की कोशिश की है, हो सकता है समझ में ना आया हो, तो एक बार और अच्छे से इसको पढ़ के आप समझ लीजिएगा।
अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। केरल का कुट्टानाड या कुट्टानाडु प्रसिद्ध है। तो केरल का एक सबसे प्रसिद्ध जगह है कुट्टानाड या कुट्टानाडु। ए मीठे पानी की झील के लिए, बी भारत का न्यूनतम ऊंचाई वाला क्षेत्र है, सी एक प्रवाल द्वीप के लिए, डी भारत के सबसे पश्चिम में स्थित बिंदु के लिए। तो ऑप्शन यहाँ पे देखते हैं तो जो डी है तो सबसे पश्चिम में स्थित बिंदु तो है ही नहीं, क्योंकि केरल तो दक्षिण में स्थित है। प्रवाल द्वीप जो है वो द्वीप समूह के अंतर्गत आते हैं। केरल एक भारतीय भूभाग का राज्य है। भारत का न्यूनतम ऊंचाई वाला क्षेत्र, तो ऑप्शन बी जो है वो आपका सही उत्तर होगा। भारत का न्यूनतम ऊंचाई वाला क्षेत्र है आपका केरल का कुट्टानाड। इसका डिस्क्रिप्शन देखते हैं कि जो केरल का कुट्टानाड क्षेत्र है वह क्षेत्र सामान्यतः क्या है, समुद्र तल से निचली यानी कि समुद्र तल से नीचे सतह पर खेती करने के लिए क्या है, प्रसिद्ध है। और इसे केरल का धान का कटोरा भी कहा जाता है। यहाँ पर सतत कृषि और मत्स्य पालन के लिए भी इस क्षेत्र को जाना जाता है। वहीं खाद्य एवं कृषि संगठन फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन द्वारा कुट्टानाड की खेती के तरीकों को वैश्विक महत्वपूर्ण कृषि विरासत प्रणाली घोषित किया गया है। तो यह डिस्क्रिप्शन आपको मैंने पढ़ के सुना दिया, एक बार और आप देख लीजिएगा और सही उत्तर याद रखिएगा कुट्टानाडु क्यों प्रसिद्ध है। निम्नलिखित में से कौन सा मरुस्थल है? ऑप्शन ए सिंधु क्षेत्र, ऑप्शन बी गंगा क्षेत्र, ऑप्शन सी असम क्षेत्र और ऑप्शन डी मध्य भारत क्षेत्र। तो इन चारों ऑप्शंस में आपको सही चीज का चयन करना है, वो है क्या, मरुस्थल क्षेत्र या मरुस्थल। तो सामान्यतः आपको कोई भी चीज यहाँ पे गेस करने को नहीं मिल रहा होगा, लेकिन इसका सही उत्तर होगा सिंधु क्षेत्र। सिंधु क्षेत्र इसलिए है क्योंकि अगर आप भारत को देखोगे, भारत के नक्शे का आप क्या करोगे, मुआयना करोगे, आकलन करोगे, तो आपको नजर आएगा कि यहां से लेकर लगभग यहां तक जो है, सॉरी हरियाणा में तो नहीं आएगा, यहां से लेकर यहां तक आपका फैला हुआ है क्या, अरावली पर्वत। इस अरावली पर्वत के पश्चिम में पूरी तरीके से आपका ये फैला हुआ है मरुस्थलीय क्षेत्र, जो कि लगभग 20 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। और ये मरुस्थलीय क्षेत्र जो है सिंधु नदी और उसकी सहायक नदियों के द्वारा क्या होती है, सिंचित होती है इन क्षेत्रों में। इसलिए आपका जो सिंधु क्षेत्र होगा वही आपका सही उत्तर होगा। तो ऑप्शन ए जो है वो सिंधु क्षेत्र है, जो कि भारत में मरुस्थल क्षेत्र है या निम्न में से मरुस्थल क्षेत्र है। तो ध्यान रखिएगा, इस मरुस्थल क्षेत्र में सिंधु के कारण सिंचाई करने की वजह से ही उसे क्या लिया गया है, मरुस्थल क्षेत्र लिया गया है, दिए गए ऑप्शंस में। अगला प्रश्न है, हिमालय की रचना समांतर वलय श्रेणियों से हुई है, जिसमें से प्राचीनतम श्रेणी है। देखिए हिमालय जो है सामान्यतः 4 भागों में बटा हुआ है। बहुत सारे लोगों ने 3 भागों में उसे बांटा गया है, बृहद हिमालय, मध्य हिमालय या लघु हिमालय और शिवालिक हिमालय। लेकिन सामान्यतः उसे 4 पार्ट्स में लिया जाता है कि ट्रांस हिमालय को भी लिया जाता है। तो यहाँ पर 3 हिमालय का उल्लेख दिया है। चौथा है धौलाधर श्रेणी, जो कि हिमालय की एक श्रेणी है। शिवालिक श्रेणी, निम्न हिमालय, बृहद हिमालय या धौलाधर श्रेणी, निम्न में से कौन सा हिमालय जो है सबसे प्राचीनतम है, ये पूछा गया है। इसका सही उत्तर होगा बृहद हिमालय। कैसे होगा, देखिए इन विकल्पों में से अगर आप देखेंगे तो हिमालय का जो सबसे प्राचीनतम श्रेणी है, इस प्राचीनतम श्रेणी की अगर हम बात करें तो वो बृहद हिमालय होगा, जो कि 25 से 40 मिलियन वर्ष पूर्व इसकी स्थापना या निर्माण हुआ है, जिसे कहते हैं ओलिगसीन युग। उसके पश्चात जो लघु हिमालय है, जो मध्य मायोसीन के दौरान इसका निर्माण हुआ है, 14 मिलियन वर्ष पूर्व है। और शिवालिक हिमालय जो है प्लायोसीन युग का निर्मित है, जो 5 से 1.7 मिलियन वर्ष पूर्व इसकी स्थापना या निर्माण हुई है। तो बृहद हिमालय जो है इन सब में सबसे प्राचीनतम हिमालय का हिस्सा माना जाता है, तो जिसको आपको याद रखना है। 10वां प्रश्न है, निम्न वक्तव्य पर विचार कर सही उत्तर का चयन कीजिए। कथन दिया गया है कि हिमालय से निकलने वाली नदियां सतत वाहिनी हैं, और कारण दिया हुआ है, कथन आर दिया हुआ है, नदियों के उद्गम का स्रोत हिम नदियों में स्थित है। ऑप्शंस इस प्रकार है, आपको इन दोनों में सही उत्तर का चयन करना है। देखिए सबसे पहली चीज तो कहा गया है कि हिमालय से जो निकलने वाली नदियां हैं वो सतत वाहिनी होती है। तो बिल्कुल हिमालय से जो निकलने वाली नदियां हैं वो निरंतर प्रवाह करते रहती है, जिसका एक प्रमुख कारण ये है कि हिमालय की से निकलने वाली जो नदियां हैं उनका उद्गम स्थल हिमानीकृत होता है, बर्फ से ढका हुआ क्षेत्र होता है, जिस वजह से ये नदियां सदा नीरा होती है, हमेशा जल से मग्न रहती है, और काफी ऊंचाई से बहने के कारण ये सतत एवं निरंतर क्या करते रहती है, प्रवाह करते रहती है। तो इसका सही उत्तर होगा कि ए तथा आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या करता है। तो इस तरीके से ये उसका व्याख्या हो जाएगा, जिसको आप लोग पढ़ लीजिएगा। और व्याख्या के साथ साथ आज का हमारा ये एमसीक्यू का वीडियो समाप्त होता है।
एनालाइजर ऐप के बारे में मैं बताना चाहूँगा कि हमारे यहाँ अभी वीडियो क्लासेस पर काम चल रहा है। आपके लिए डेली के एमसीक्यू यूट्यूब पर मिलते जाएंगे, लेकिन हमारी जो प्रमुख क्लासेस लेक्चर्स वीडियोस है वो एनालाइजर ऐप पर ही आपको मिलेंगे। दूसरी चीज़ है कि हमारे यहाँ डेली के करंट अफेयर अपडेट किए जाते हैं जो कि काफ़ी गुणवत्तापूर्ण होते हैं। साथ साथ करंट अफेयर क्विज और टेस्ट सीरीज हमारे यहाँ अभी आयोजित किए जा रहे हैं, जिसमें विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की जो कि छत्तीसगढ़ पीएससी के द्वारा ली जाती है और व्यापम के द्वारा ली जाती है, जिनसे संबंधित हम टेस्ट सीरीज अभी आयोजित कर रहे हैं। पिछले गत वर्षों में जो हमने टेस्ट सीरीज लिया हुआ था उनमें से सीजीपीएससी प्री 2018-19 में 32 से अधिक प्रश्न आए हुए हैं और 2019-20 में 46 से अधिक प्रश्न ऐसे आए हुए हैं जो हमारे टेस्ट सीरीज से संबंधित है। एनालाइजर ऐप से जुड़कर आप राज्य सेवा से संबंधित कोई भी परीक्षाओं से संबंधित कोई भी जानकारी आप ले सकते हैं और अपनी समस्याओं का समाधान कर सकते हैं। धन्यवाद।